Hello class 10th students. Very good evening everyone. And this side your teacher Vijay Bharadwaj. And as you know I teach you social science. So class 10th students, जैसा कि मैं आपके लिए पिछले 2 वीडियो लेके आया हूँ, लास्ट 2 वीडियोस, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेटा इस प्ले लिस्ट में आपको यानी फर्स्ट के 2 वीडियोस मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हो। एक आइडिया लगेगा कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि एसएसटी डिकोडेड सीरीज, इस एसएसटी डिकोडेड सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, अपना ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर लेके, इसमें जिसका नाम है रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कैसे इम्पॉर्टेंट है बताता हूँ। यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है। केस बेस्ड भी आता है, मैप वर्क तो ऑब्वियस सी बात है, आता ही आता है, ठीक है। हर हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से इजीली फिर फ्रेम हो जाता है, ठीक है। और मेन बात क्या है कि चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 है तो यहाँ से बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आना आना मतलब नेसेसरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। काम देखिए, यानी सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, कि एक्चुअल में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। फिर हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसमें कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर हम डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज जिसमें हम एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम रिसोर्स प्लानिंग, एक्सट्रीमली सॉरी, रिसोर्स प्लानिंग में हम जिसमें जानेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग, भाई रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है स्पेसिफिकली इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे जब हम डिस्कस करेंगे, जब इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, देखो लैंड भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, और लैंड अगर रिसोर्स है तो हम उसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड में इंडिया में किस तरह से लैंड को हम किस पैटर्न पे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जब हम लैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर ऑब्वियस ही बात है, उससे क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है लैंड का, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड का एक्सप्लॉइटेशन होगा तो लैंड डिग्रेड होगा। अब डिग्रेड होगा यानी खराब होगा लैंड, तो हमें उसके लिए कंजर्वेटिव मेजर लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम लैंड के बाद सॉइल भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, समझ में आ रहा है। तो सॉइल, अब सॉइल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सॉइल के टाइप्स, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। फिर ऑब्वियस ही बात है, अब जब हमारे यहाँ ये देखो इंडिया है, इंडिया टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी हमारे यहाँ सॉरी बेटा, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर बेस्ड है तो ऑब्वियस ही बात है, जितने भी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर। मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग होती है जिससे क्या होता है, एक्चुअल में सॉइल डिग्रेड होता है। सॉइल डिग्रेड होगा, एक रीज़न हो रहा है सॉइल इरोजन, कि भाई अगर आपने वेदरिंग वेदरिंग और इरोजन पढ़ा हो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि सॉइल इरोजन से किस तरह से सॉइल डिग्रेड होता है, ठीक है। और सॉइल फिर कंजर्वेशन, तो ये सारे टॉपिक्स हम इधर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन, फिर हम यहाँ आज ही समझेंगे इसी वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। फिर ये एजेंडा 21 हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कम, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा जाए तो रिसोर्सेज आपके लिए हैं क्या, ठीक है। रिसोर्सेज आपके लिए क्या है, आप रिसोर्सेज से क्या समझते हो, ठीक है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊं कि आप ऑब्वियस ही बात है, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई योर नीड्स, आप इसे रिसोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग तो आपने यही समझा कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ह्यूमन नीड्स को, वो क्या है, वो रिसोर्स है। बट आप क्लास 10th में आ गए, बिहेव लाइक अ क्लास 10th स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो भाई इसको ऐसे समझो कि एवरीथिंग अवेलेबल, यानी कि ये बेसिक सी लाइन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, ठीक है। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, ठीक है। तो ये तो आपने ये 2 लाइन आपने बेसिक सी अपनी बेसिक लाइनें कवर की हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। अब यहाँ एक चीज अप्लाई होती है, प्रोवाइडेड। द फर्स्ट कंडीशन इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है।
सेकंड इज इकोनॉमिकली फीजिबल एंड द थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। समझना इसको, ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी एक साथ, समझ में आ रहा है, तब हम किसी को बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को बोलेंगे ये हाँ यस ये एक रिसोर्स है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इट मीन्स क्या है कि वो रिसोर्स हम नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी कैसे, देखिए नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले कि जो भी रिसोर्सेज है हमें नेचर से मिल रहा है, ठीक है। अब जो सन की रेजेज है, ये सन की रेजेज आ रही है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई किया हमने कि भाई सन की रेजेस को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है सोलर एनर्जी में, तो हमने किसकी हेल्प ली, टेक्नोलॉजी की। समझ में आया? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल था, क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट का क्या आता है कि इकोनॉमिकली फीजिबल। फीजिबल का मतलब क्या होता है कि पॉसिबल, पॉसिबल टू डू, ठीक है, पॉसिबल टू डू। तो इकोनॉमिकली फीजिबल, आज आप देखो सोलर एनर्जी, आप अपने एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि आप अपने आज छत पे जाना, ठीक है, छत में छत पर देखना कि आधे से ज़्यादा घरों में क्या है ना सोलर पैनल्स लगने लगे हैं। क्यों? रीज़न, क्योंकि इकोनॉमिकली फीजिबल है भाई। आजकल हर कोई लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास ये लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं उस चीज़ को। समझ में आया? तो इकोनॉमिकली फीजिबल सेकंड पॉइंट क्लियर है, ठीक है। एंड द थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल कैसे है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, भाई हम लोगों ने यानी हमारी जो जनरेशन है, जेनजी टाइप की जनरेशन है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया ना अपने कल्चर में। कैसे? एनवायरमेंटल फ्री है ना, यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्री है ना। समझ में आ रहा है? तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ रही है? एक बार मैं रफ कर दूं, फिर शुरू से समझते हैं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है। अब क्रूड ऑयल भाई हमारे नेचर में पड़ा है, बट एक्चुअल में हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक्सेस कर पाए हम टेक्नोलॉजी मतलब क्रूड ऑयल को। फिर हम हमें उससे कैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाना है, ठीक है, डीजल बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें अलग से यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से मालूम पड़ पाई। और आज देखो नॉर्मल सी बात है, आज हमारे पास बाइक्स है, ठीक है, उन बाइक्स को रन करने के लिए हम पेट्रोल अपनी बाइक में भरवाते हैं, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल है, ठीक है। इतना तो महंगा नहीं है पेट्रोल कि हम लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है। कितने सालों से भाई, हमारे एक जनरेशन पुराना चले जाएँ या और भी जनरेशन पुरानी चले जाएँ, यानी अगर हम पीछे बैकवर्ड जाते रहें, तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल का कितना बड़ा यूज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो अगर कल को कभी भी आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज रिसोर्सेज, तो आपको सबसे पहले ये 2 लाइनें रिवाइज कर लेनी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, सेकंड इकोनॉमिकल फीजिबल होना चाहिए और थर्ड बेटा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वी कैन से इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ठीक है, इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द दिस फिगर 1.1, ठीक है। दिस फिगर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। कि देखिए अब इसको समझना कैसे हमें कि हमारे पास फिजिकल नेचर, यानी कि इसमें देखिए ये ह्यूमन बीइंग हम बैठे हैं, ठीक है, और हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इन चीज़ों से। कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी रिसोर्सेज है लाइक रिवर या फिजिकल यानी कि जो भी रिसोर्स है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर, ठीक है, जो हमें रिवर है, रिवर के बाद आप क्रूड ऑयल ले लो, ठीक है, कितने सारे एग्जाम्पल उठाओगे आप, ठीक है। मिनरल्स ले लीजिए, ये सारे रिसोर्सेज हमें मिल कहाँ से रहे हैं, ये सारे रिसोर्सेज हमें मिल कहाँ से रहे हैं, नेचर से ही मिल रहे हैं ना भाई, ठीक है, नेचर से ही मिल रहे हैं ना। अब ये रिवर है, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गया। अब इन इन सबको एक्चुअल में हमको टेक्नोलॉजी से एक्सेस करना पड़ता है, समझ में आया? अब मिनरल्स हैं, हम गए कहीं माउंटेन पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए माउंटेन है, अब यहाँ माउंटेन पे मिनरल्स ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे कि जाओ पन्नी में भर के ले आओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक प्रोसेस होता है भाई, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इनको एक्सेस किया, ठीक है, एक्सेसिबल है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देना, जैसे लाइक फैक्ट्री, रेगुलेटरी बॉडीज़, कोई मिनिस्ट्री बना दी, जो एक्चुअल में क्या है, इन तीनों चीज़ों को कवर करे और इससे एक्चुअल में क्या हो। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। भाई ये जो रिसोर्सेज हैं हमें एक्चुअल में ये थोड़ी ना करने की कुछ ही लोगों के लिए बस हमें चीज़ों को अरेंज कर देना है और उनके लिए ही डेवलपमेंट कर देना है, नहीं ना। हमें एक्चुअल में डेवलपमेंट पूरी कंट्री बेस्ड पे चाहिए, समझ में आया? इस इसका जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक पर्सन तक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो एक्चुअल में हम यहाँ करते क्या है, ह्यूमन बीइंग यहाँ सेंटर में बैठा है, वो कर क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, क्लियर है।
देखिए, जैसे समझ लीजिए द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मैंने बता दिया आपको, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। हम कैसे नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी। और फिर हम क्या करते हैं? क्रिएट इंस्टीट्यूशन, रीजन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सेलरेट टू देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल में रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। अब रिसोर्सेज को हम किस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं? यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 टाइप्स है हमारे पास, हम इनको समझते हैं। देखो, सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि भाई उत्पत्ति कहाँ से है। ठीक है, बायोटिक या ए बायोटिक, यानी हमारे पास एक्चुअल में क्या होगा कि या तो बायोटिक रिसोर्स होगा या ए बायोटिक। अब ये बायोटिक क्या है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक में आती हैं। ए बायोटिक इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग। जैसे बायोटिक में एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि फ्लोरा एंड फोना, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा किसका एग्जाम्पल है? बायोटिक का। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल दूं जैसे मैं आपको यहाँ पे ए बायोटिक में, तो ए बायोटिक में जैसे आपका रॉक्स हो गया। ठीक है, रॉक्स के साथ साथ आपका रॉक्स के साथ साथ मेटल्स हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? किसके एग्जाम्पल्स हैं? ए बायोटिक के। ठीक है, फिर सेकंड होता ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी एग्जॉस्टेबिलिटी को समझो तो हमारे पास, यानी कि एग्जॉस्टेबिलिटी कि कितना है एक्चुअल में हमारे पास है, तो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल में जैसे आपको बेसिक सी क्लासेस में आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस के। वेरी गुड। नॉन रिन्यूएबल के जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई। बेटा ये हमारे पास कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, एक्चुअल में नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं होता कि अब वो खत्म हो गए तो बस वापस नहीं आएंगे, बस एक्चुअल में इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको दोबारा बनने में। समझ में आ रहा है? मिलियंस ऑफ ईयर एक्चुअल में लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही हमें एक्चुअल में उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट इज सी कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये ओनरशिप को समझो थोड़ा, ये क्या है कि ओनरशिप में जैसे इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल जैसे आपका कोई प्लॉट हो गया, मकान हो गया, वेल हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो गई। कम्युनिटी में जैसे कोई पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, प्लेग्राउंड हो गया, कोई वेल हो गया। ठीक है, वेल मतलब जो गांव में सबके लिए होता है। ठीक है, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल है? कम्युनिटी के। नेशनल के, जैसे नेशनल का ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो कोई भी एक बिल्डिंग है, जैसे पार्लियामेंट है, वो नेशनली ओनरशिप है ना। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल क्या होता है? थोड़ा सा आप इसको इस तरह से समझो कि सपोज ये इंडिया है। अब इंडिया का एक्चुअल में क्या है? इंडिया का एक एरिया होता है। इंडिया भाई नॉर्मल से होता है, पेनिनसुलर कंट्री है ना। ठीक है, इसके तीन तरफ क्या है? पानी है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है 200 किलोमीटर, नहीं 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। 200 नॉटिकल माइल्स, इसमें क्या हो जाता है आपका कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या कर सकते हैं? ये एरिया हमारा है, हम यहाँ फिशिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो भी अवेलेबल होंगे हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही 200 नॉटिकल माइल से, एक मिनट रुकिए, ठीक है, जैसे ही हम 200 नॉटिकल माइल से इधर आएंगे, ठीक है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो इधर हमारा कंट्रोल आके खत्म हो जाता है। समझ में आया? यहाँ फिर हमारा कोई भी कोई भी एक्चुअल में ओनरशिप हमारी नहीं है। ठीक है, फिर हमको क्या है, अगर हमको यहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, अब आपके माइंड में आएगा ना कि सर हमें अगर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हो रिसोर्सेज तो फिर हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ से समझा। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लेकर आया हूँ आपके लिए कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ओशियनिक रिसोर्सेज, रेगुलेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका होमवर्क है कि ये कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्चुअल में ओशियनिक रिसोर्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जो भी बताएगा उसकी तरफ मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द ओपन ओशियन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी एक्सक्लूसिव क्या है? अभी हमारे अंडर में नहीं आता, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, इंडिया से बाहर है। 200 नॉटिकल माइल्स अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ 370 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो वेयर नो इंडिविजुअल कंट्री एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज विदाउट इंस्टीट्यूशनल परमिशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए जो हमें समझना है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ये 4 टाइप्स हमें समझने हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई मेरे पास लोकेशन है, ठीक है, जहाँ मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ राजस्थान एंड गुजरात का। राजस्थान और गुजरात में हमारे पास सोलर एनर्जी से रिलेटेड यानी पोटेंशियल है, बट अगर हमारे पास और अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं,
ठीक है। डेवलप्ड, अब जैसे इसी को हम समझे डेवलप्ड, डेवलप्ड में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैंने यहाँ का सर्वे किया, ठीक है, देखा कि यहाँ से हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और हमने उसके लिए प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आज के टाइम पे देखा जाए तो मिनरल्स वगैरह हम कहाँ से निकालते हैं, माइनिंग वगैरह करके, यानी प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब रहता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन है जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट हमारे पास उतनी इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, जिससे हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये सब स्टॉक के मतलब स्टॉक का टाइप है, ठीक है। रिजर्व्स क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास पर्टिकुलर कोई रीजन है जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर हमने उसको रिजर्व करके रखा है फॉर द फ्यूचर नीड, फॉर द फ्यूचर नीड। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे अब तक, ठीक है। बाकी अपन, हाँ, ये जो है ये सीबीएसई ने अभी हाल ही में आपका डिलीट कर रखा है ये पोर्शन पूरा, ठीक है। बट हम समझ लेते हैं नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह से डिवाइड होते हैं। तो नेचुरल में क्या हो गया कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी फिर आपके, ठीक है, कंटिन्यूस और फ्लो, विंड, वाटर, ये सब आता है। बायोलॉजिकल समझो, बायोलॉजिकल में नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ क्लियर होता है आपका, ठीक है। फिर इधर आ जाओ नॉन रिन्यूएबल में, तो एक तो क्या होता है रिसाइकल, सॉरी हाँ रिसाइकलेबल, जिसमें हम बोलते हैं मेटल्स को। एक होता है नॉन रिसाइकलेबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ये भाई नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ह्यूमन, तो ह्यूमन में क्या है स्ट्रक्चर्स एंड द इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन क्या करता है, ये जो रिसोर्सेज हैं हम इन रिसोर्सेज को साथ लाने के लिए क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं, और फिर हम किसके बेस पे करते हैं, क्वांटिटी एंड द क्वालिटी के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस यहाँ से यही समझना था आपको। तो एक मिनट, आते हैं अपना सेकंड पॉइंट। हाँ, ये लास्ट पॉइंट और कवर करते हैं, फिर हम इस चैप्टर इसको खत्म करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब आप समझो कि डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज समझते हैं कि देखो आज एक टाइम है, आज हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पर आज हम इनको एक्सप्लॉइट आज इनका कर देंगे तो ऑब्वियस बात है हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे, है बताओ। जब आपकी फ्यूचर जनरेशन आपको कहेगी कि पापा की वजह से आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आती क्योंकि हमारे पापा जी ने कोल बहुत यूज़ कर लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन रिसोर्सेज का भी तो डेवलपमेंट जरूरी है ना। तो आप इसको समझो कि रिसोर्सेज आर विटल फॉर ए ह्यूमन सर्वाइवल। भाई नॉर्मल से थे, विटल का मतलब बहुत इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ का रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या करता है भाई, देखो मेंटेनिंग करता है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी लाइफ में आती है। समझ में आ रहा है इससे? तो इससे क्या होता है कि अगर ये रिसोर्सेज हम लोग, इसका ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे तो इससे हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जैसे क्या है कि डेप्लीशिएशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा, कि रिसोर्स में कमी आने लगेगी। समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। भाई नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लीजिए, मान ये कंट्री है, कंट्री में 100% लोग रह रहे हैं, 10% लोगों पे सारे रिसोर्सेज हैं, बाकी 90% बिना रिसोर्सेज के रह रहे हैं। तो कैसी लाइफ होगी उनकी? समझ में आ रहा है ना? तो फिर कैसी कंडीशन हो जाएगी, एक तरफ हैव्स और हैव नॉट वाली। ठीक है। तीसरा कंडीशन समझते हैं क्या? तीसरा कंडीशन में समझते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। जब मैंने बताया कि 10% लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेट आएगा कि भाई हम प्रॉपर वे में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर किस तरह से प्रॉब्लम ऑब्वियस ही बात है क्रिएट होने लगेगी कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो हमें देखने को मिल ही रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशिएशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, बाकी हम अपनी वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, इसको देखो हमने आज क्या इंट्रोडक्शन वीडियो का कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज समझा, और डेप्लीशिएशन ऑफ द सॉरी डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज समझा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू। In case you like the video, ठीक है, so kindly subscribe my YouTube channel and like and share so that you can send with your friends so they can also watch and they can uh, take the good idea of the board examination, क्योंकि इतना तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। ओके, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।